सास ने बनाए गोरी बहू के लिए पकवान। इस काली जेठानी ने घर के काम के चक्कर में मुझे जूस लाकर नहीं दिया ना। अभी बताती हूँ इसे कहाँ है। इतना कहकर आरती कमरे से बाहर जाती है तो अपनी काली जेठानी को पोंछा लगाता हुआ देखती है और उसके सामने इतनी भोली बनकर गुजरती है कि उसके हाथ पर पाँव रखकर चली जाती है। आरती, आरती मेरा हाथ, तुम्हें ठीक से देखकर चलना नहीं आता था आरती क्या? उप्स, काली जेठानी आप, मेरा मतलब आप पोंछा लगा रही थी, मैंने देखा नहीं, जल्दीबाजी में बाहर जा रही थी। आप ठीक तो है ना? कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं ठीक हूँ, थोड़ा सा दर्द है। ठीक है जेठानी जी। वो जैसे तैसे वहाँ की सफाई कर लेती है। तभी सास कौशल्या उससे चिढ़ते हुए कहती है, बहुत हो गया, तेरा कल बाजार से कच्चे आम और मिर्ची लाई थी, उसका अचार कौन डालेगा? पैसे बर्बाद करना चाहती है क्या? नहीं माँ जी, मुझे तो याद है, पर अभी मेरे हाथ में चोट लग गई है ना, तो मुझसे नहीं डलेगा, वरना हाथ में मिर्च की वजह से चिड़चिड़ी हो जाएगी। अभी भी जलन ही हो रही है, मैं कल कर दूंगी, खराब नहीं होगी वो। अभी बताऊं तुझे कल्लो माई, तुझसे जितना कह रही हूँ ना उतना काम कर दिया कर। मुझे नहीं पता अचार आज ही डालना चाहिए, वैसे भी मेरे खाने का मन है और मेरी आरती बहू को भी आम का अचार बहुत पसंद है। जी माँ जी। सास की बात सुनने के बाद काली जेठानी सुमित्रा छत पर अचार बनाने का सामान ले जाती है और मिर्च आम को काट कर मसाले भरती है, जिससे उसके हाथों में बहुत जलन होती है। दर्द हो रहा है, पर क्या करूं, करना ही पड़ेगा। जब से गोरी देवरानी आई है तब से माँ जी मुझे बहुत सुनाती है और देवरानी का सारा काम करवाती है। मेरी बहू बस। अरे ओ कल्लो कलोटी, तूने मेरी बहू के लिए अचार डाला है या नहीं? अरे माँ जी कर रही हूँ। देखा, 1 सेकंड में ही आवाज आ गई माँ जी की। दरअसल कौशल्या के बड़े बेटे राजीव से काली सुमित्रा की शादी हुई थी, जो कि एक गरीब परिवार से थी। वहीं उसके दूसरे बेटे निखिल की शादी अमीर घर की आरती से हुई थी, जो कि बहुत गोरी थी और दहेज भी लाई थी। इसी कारण कौशल्या अपनी छोटी बहू को ज्यादा प्यार करती थी। उसे घर का कोई भी काम नहीं करवाती थी, सारी सेवादारी सिर्फ सुमित्रा करती थी। शाम को देवरानी कहती है, जेठानी जी पता है ना, शाम को मैं ग्रीन टी पीती हूँ, आप अभी तक बनाकर क्यों नहीं लाए? माँ जी को बोलूं क्या? माफ कर दो, मैं दूसरे काम में लग गई थी तो ध्यान ही नहीं रहा, अभी बना कर लाती हूँ। नहीं, अब मुझे नहीं पीना, मेरा छोले भटूरे खाने का मन कर रहा है। अच्छा, मैं अपनी बहू के लिए छोले भटूरे बना कर ले आती हूँ। कल मोही के हाथ से छोले भटूरे थोड़ी ना खाने दूंगी तुझे मैं। ऐसा कहकर कौशल्या अपनी गोरी बहू के लिए छोले भटूरे बनाती है और उसे अपने हाथ से खिलाती है। ले बहू, ये अचार भी खा ले, छोले भटूरे के साथ लस्सी भी बनाई है, इसे भी पी ले। वाओ माँ जी, आपने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है मेरे लिए। कल भी आप मेरे लिए पास्ता बना दो। नहीं, आप मेरे लिए आम पन्ना बनाना, आजकल मेरा ना खट्टा बहुत खाने का मन कर रहा है। हाँ हाँ, जो भी बोलेगी ना वो सब मैं बनाऊंगी तेरे लिए अपने हाथों से। ये कहकर कौशल्या उसे और भटूरे खिलाती है। ये सब देखकर काली जेठानी को बहुत दुख होता था कि कौशल्या उसके साथ अजीब व्यवहार करती है। अचानक से सुमित्रा रसोई में काम करते वक्त चकरा जाती है। तबीयत खराब होने की वजह से वो डॉक्टर के पास जाती है, जहाँ डॉक्टर उसे खुशखबरी देता है। घर वापस लौटने पर कौशल्या सुमित्रा से कहती है, करमचली नासपीटी, कहाँ चली गई थी? घर का काम तेरे मायके वाले करने आएंगे क्या? माँ जी, मेरी तबीयत खराब हो रही थी थोड़े दिन से, तो मैं आज डॉक्टर के पास चली गई। और आप दादी बनने वाली हैं और मैं माँ। घर में छोटा मेहमान आने वाला है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप माँ बनने वाली हैं। क्या अच्छी बात है, कलूटी सी है तो ये तो काला बच्चा ही पैदा करेगी। माँ बनने वाली है, इसका मतलब ये नहीं कि तू घर के काम नहीं करेगी। घर के काम तुझे बराबर करने पड़ेंगे, समझी? चल जाकर चाय बना कर ला। माँ जी, मुझे आपके हाथ के पोहे खाने हैं, चाय के साथ बना दीजिए ना। हाँ मेरी बहू, मैं तेरे लिए बनाऊंगी ना। फिर सुमित्रा चाय बनाती है और कौशल्या अपनी गोरी बहू के लिए पोहे बना कर लाती है। तब वो उल्टी कर देती है। तभी सुमित्रा डॉक्टर को बुलाती है, जहां आरती के चेकअप करने पर पता चलता है कि वो भी मां बनने वाली है। अब कौशल्या की दोनों बहू गर्भवती थी। फिर भी गुजरते वक्त के साथ कौशल्या अपनी आरती बहू का ही ख्याल रखती है और काली बहू अभी भी घर के सारे काम करती है। और कौशल्या आरती के हर खाने की चीज खुद अपने हाथ से बना कर लाया करती थी, क्योंकि आरती को शुरू से खाने का शौक जो था। ले बहू, मैं तेरे लिए क्या बना कर लाई हूँ देख।
ओफो माँ जी, फिर से आपके वो गोंद वाले लड्डू नहीं खाने हैं, मुझे पास्ता खाने का मन कर रहा है। अरे बहू, मैंने तेरे लिए YouTube से देखकर पास्ता बनाया है। तेरे और बच्चे की सेहत के लिए अच्छा होगा। बहुत सारी सब्जी डाली है। थैंक यू माँ जी। माँ जी, सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं ये बचा हुआ पास्ता खा लूँ? मुझे भी आपके हाथ का बना हुआ खाना खाने को मिलेगा। नहीं नहीं, ये बस मेरी गोरी बहू के लिए ही मैंने बनाया है, तेरे जैसी कलूटी के लिए नहीं। अपने लिए खुद बना जा। माँ जी, मुझे भी आपका प्यार चाहिए। मेरे साथ आप ऐसा क्यों करती हैं? क्योंकि मैं तुझे पसंद नहीं करती हूँ। ऊपर से काली और गरीब है। तेरे माँ बाप ने कौन सा दहेज दिया जो मैं तुझे प्यार करूँ? इसी लायक है तू। ये सुनकर सुमित्रा रोते हुए चली जाती है और अपने 5 महीने के गर्भ में भी घर का सारा काम करती है। खुद अपना खाना बनाकर खाया करती थी। वहीं आरती को इतनी भूख लगती है कि सास का बनाया हुआ अब उसे सुहाता ही नहीं था और बाहर का ऑर्डर करके ऐसे समय में जंक फूड खाया करती थी। फिर एक दिन कौशल्या उसे पिज्जा बर्गर खाते हुए देखती है। बहू, ये सब क्या है? बाहर की चीज तेरे गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए ठीक नहीं है। बाहर के लोग गंदे हाथों से कैसा भी खाना बना देते हैं। बाहर के मसाले अलग होते हैं। अगर तुझे कुछ भी चाहिए तो मुझसे कह दे, मैं तेरे लिए बना दूंगी। बाहर का मत खा। अब मैं स्वाद देखूं या आपको देखूं? आपके बनाए हुए खाने में वो टेस्ट नहीं आता मुझे, तो यही सब खाना है। मुझे खाने दीजिए प्लीज। बहू, ये बच्चे के लिए ठीक नहीं है। समझने की कोशिश कर। आपको समझ नहीं आता क्या? मुझे ये सब नहीं खाना। अपनी काली बहू को खिलाओ ये सब। आरती का कौशल्या पर चिल्लाना कौशल्या को खटकता है और आए दिन अब आरती कौशल्या से बहस करके अपनी मनमानी करती थी। अब कौशल्या को भी धीरे धीरे समझ आ रहा था कि उसने आरती का साथ देकर कितना गलत किया है। वहीं कुछ महीनों बाद दोनों बहू के डिलीवरी के दिन नजदीक आते हैं। सुमित्रा हष्ट पुष्ट बच्चे को जन्म देती है, जबकि आरती का सी सेक्शन से डिलीवरी होती है। डॉक्टर जी, मेरी दोनों बहू कैसी हैं? माता जी, आपने अपनी दोनों बहू का ख्याल एक जैसे नहीं रखा क्या? आपकी बड़ी बहू का बच्चा तो काफी तंदुरुस्त है, जबकि छोटी बहू की डिलीवरी हमें ऑपरेशन से करनी पड़ी। उनका बच्चा उतना ठीक भी नहीं है। शायद आपने उन्हें हेल्दी खाना नहीं खिलाया है। बच्चे को 10 दिन के लिए ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। क्या? उसी वार्ड में आरती और सुमित्रा ये सुन लेती हैं। नहीं, मेरा बच्चा कमजोर कैसे हो सकता है, जबकि मैंने तो कोई भारी काम भी नहीं किया। शायद छोटी मोटी एक्टिविटी भी नहीं की और घर का खाना न खाने से बच्चे को पौष्टिक आहार नहीं मिला, जिस वजह से वो कमजोर है। इसीलिए आपकी डिलीवरी में इतनी गड़बड़ी हुई है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए जो मैंने आपकी बात नहीं सुनी। आरती, फिक्र मत करो, थोड़े दिन में तुम्हारा बच्चा भी तंदुरुस्त हो जाएगा। मैं उसकी बहुत मालिश करूंगी। जेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने इस बीच आपको बहुत कुछ बोला और आप घर का काम अच्छे से करती थी, इसीलिए आपका बच्चा इतना तंदुरुस्त है और आप भी, लेकिन मैं नहीं। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए। और सुमित्रा बहू, तू भी मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे कितना भला बुरा कहा, लेकिन आज तक तूने पलटकर जवाब नहीं दिया। तू काला कोयला नहीं, चमकता हुआ हीरा है, हीरा। बस बस, आप दोनों की बातों से मेरी आंखें भर आई। माफी की कोई जरूरत नहीं है, गलती अपनों से ही होती है। इसके बाद कौशल्या अपनी दोनों बहू और अपने पोते पोती को बहुत ख्याल रखती है और सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुनिए जी, दवाई खा लीजिए, आपकी दवाई का समय हो गया है। कोमल, दवाई खाने का भी क्या ही फायदा है? कौन सा मैं ठीक हो जाऊंगा? 1 साल से दवाई खा रहा हूँ, लेकिन कोई भी असर नहीं हुआ। अपाहिजों की तरह पड़ा हुआ हूँ। बस शादी के बाद तुम्हें एक भी खुशी नहीं दे पाया हूँ। मेरी वजह से तुम्हें दाल चावल बेचकर घर का गुजारा करना पड़ता है। मुझे माफ कर दो। आप माफी मत मांगिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लगता है भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है। आप देखना, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। कोमल के पति प्रदीप का 1 साल पहले एक कार एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में प्रदीप की जान तो बच जाती है, लेकिन प्रदीप पैरालाइज्ड हो जाता है, जिस वजह से घर की सारी जिम्मेदारियां प्रदीप की पत्नी कोमल पर आ जाती है। कोमल अपने पति प्रदीप, सास निर्मला और अपनी जेठानी संजना के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। संजना अपने पति विकास को घर में एक भी पैसा देने नहीं देती थी, जिससे घर का सारा गुजारा कोमल को ही करना पड़ता था। दाल चावल ले लो, दाल चावल, गर्मा गर्म दाल चावल, घर के बने हुए स्वादिष्ट दाल चावल।
हाफ प्लेट 20 रुपए, फुल प्लेट 30 रुपए। अरे इतने सस्ते चावल, लगता है खाने में अच्छे नहीं है, तभी तो ये इतने सस्ते दाल चावल बेच रही है। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है। दाल चावल खाने में बहुत ही अच्छे हैं। आप एक बार खाइए तो सही, अगर अच्छे ना लगे तो पैसे मत दीजिएगा। कोमल के कहने पर वो कस्टमर दाल चावल खाने के लिए तैयार हो जाता है और दाल चावल खाता है। कस्टमर जैसे ही कोमल के हाथ के बने दाल चावल खाता है तो वो खुश होकर कहता है, अरे वाह, दाल चावल तो बहुत ही अच्छे हैं। आज से पहले मैंने इतने अच्छे दाल चावल कभी नहीं खाए हैं। उस कस्टमर को कोमल के हाथ के दाल चावल बहुत पसंद आते हैं और वो कोमल की बहुत तारीफ करता है। कोमल सुबह शाम मेहनत करके दाल चावल बेचकर पैसे ले आती है और अपने घर की जरूरतों को पूरा करती है। बाहर के काम के साथ साथ घर के काम भी कोमल अच्छे से संभालती थी। संजना की जेठानी घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी। संजना घर के सारे काम कोमल से ही करवाती थी और खुद पूरा दिन बैठकर आराम किया करती थी। संजना बहू, रात के खाने का समय हो गया है, जाकर खाना बना ले। मैं और खाना बनाऊंगी? मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं। अगर इतनी भूख लग रही है ना आपको तो जाकर खुद बना लीजिए, वरना वो कोमल तो आती ही होगी, वो बना देगी खाना। वैसे भी घर के सारे काम काज उस पर ही तो सूट करते हैं। संजना बहू, इतना आलसी बनना भी ठीक नहीं है। कोमल से कुछ सीख। पूरे घर का खर्च उठाती है, सुबह शाम मेहनत करके दाल चावल बेचती है और घर के भी सारे काम काज करती है। और तू है कि पूरा दिन एक कोने में पड़ी रहती है। तू क्या इस घर की बहू नहीं है? सिर्फ कोमल इस घर की बहू है। अगर आपकी कोमल बहू इतनी ही प्यारी है तो उसी से ही बोलती खाना बनाने को। मुझसे क्यों बोल रही हो? हाँ, वो बना लेगी खाना। वो तेरी तरह नहीं है। ना जाने मेरे बेटे पर ऐसा क्या काला जादू कर दिया है कि घर में एक पैसा भी नहीं देता है। मेरा पति दिन रात मेहनत करे, वो भी आपको पैसे देने के लिए। उनके पैसों पर सिर्फ मेरा हक है, ना कि आपका। समझिए आप अब जाइए यहाँ से, मेरा समय बर्बाद मत कीजिए। संजना की बातें सुनकर निर्मला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। दूर खड़ी कोमल ये सब देख रही होती है। ये सब देखकर कोमल को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती। कोमल चुपचाप से जाकर सबके लिए खाना बना देती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है। कोमल, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, एक कप चाय बना दो। भाभी, मुझे दाल चावल बेचने के लिए जाना है। मेरे ग्राहकों के आने का समय हो गया है। अगर मैं नहीं गई तो मेरा नुकसान हो जाएगा। आप चाय खुद बना लीजिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मना करो। चुपचाप से मेरे लिए चाय बना दो, वरना मैं तुम्हें दाल चावल बेचने के लिए नहीं जाने दूंगी। भाभी, आप तो पूरा दिन घर में कुछ भी काम नहीं करती हो, सिर्फ एक जगह पर बैठी रहती हो। अगर आप खुद के लिए एक कप चाय बना लोगे तो इसमें दिक्कत ही क्या है? मुझे घर का काम भी देखना होता है और बाहर का भी। मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे जुबान लड़ाओगी? संजना कोमल को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है, जिससे संजना नीचे गिर जाती है। और संजना यहीं पर नहीं रुकती। संजना बाहर जाकर कोमल के ठेले पर रखे हुए सारे दाल चावल को भी नीचे गिरा देती है, जिससे वो सारा खाना बर्बाद हो जाता है और साथ ही साथ कोमल की मेहनत भी। कोमल ये सब देखकर बहुत रोती है, लेकिन वो जानती थी कि उसके पास रोने का भी समय नहीं है। अगर वो एक दिन भी दाल चावल नहीं बेचेगी तो उसका पूरा परिवार भूखा मर जाएगा। कोमल फिर से दाल चावल बनाती है और ठेले पर ले जाकर बेचने लगती है। कोमल के दाल चावल उसके एरिया में बहुत ज्यादा फेमस होते हैं। कोमल रोज की तरह दाल चावल बेच रही होती है कि तभी कोमल के ठेले के सामने आकर एक बड़ी सी गाड़ी रुकती है। इतनी बड़ी गाड़ी? ऐसी गाड़ी तो मैंने सिर्फ फिल्मों में ही देखी है, लेकिन ये गाड़ी मेरे ठेले के सामने आकर क्यों रुकी है और इसमें कौन बैठा हुआ है? कोमल इतना बोल ही रही होती है कि तभी गाड़ी में से सेठ सुखीराम नाम का एक होटल का बहुत बड़ा मालिक उतरता है। क्या आपका ही नाम कोमल है? जी हाँ, मेरा ही नाम कोमल है, लेकिन आप कौन? मेरा नाम सेठ सुखीराम है और मैं इस शहर के सबसे बड़े 5 स्टार होटल का मालिक हूँ। मैंने आपके दाल चावल के बारे में बहुत सुना था। मेरे होटल में कई तरह के खाने बनते हैं। मेरे होटल के कई शेफ आपके हाथ के दाल चावल के लिए यहाँ आते हैं। उन्होंने मेरे सामने आकर आपके दाल चावल की खूब तारीफ की है, इसलिए मैंने सोचा कि आपके पास आकर मिलूं आपसे। अगर आप इतने अच्छे दाल चावल बनाती हैं तो आप मेरे होटल में शेफ के तौर पर काम कर सकती हैं। मैं आपको बहुत अच्छी सैलरी दूंगा। सेठ सुखीराम की बात सुनकर कोमल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो इस काम के लिए हाँ कर देती है। देखते ही देखते अब कोमल के घर की सारी परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाती है।
और कोमल अपने पति प्रदीप का भी बहुत अच्छे से इलाज करवाती है, जिस वजह से प्रदीप की भी तबीयत अब ठीक होने लगती है। कुछ ही महीनों में कोमल एक छोटे से घर से एक बड़े से घर में आ जाती है और अपने परिवार वालों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। कोमल की सास ये नहीं जानती थी कि संजना और उसका पति विकास उनके साथ रहे, इसलिए वो उन्हें अपने घर में नहीं आने देती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है और सब कुछ ठीक जा रहा होता है कि तभी विकास जिस फैक्ट्री में काम कर रहा होता है वो फैक्ट्री बंद हो जाती है, जिस वजह से संजना और विकास को पैसों की दिक्कत होने लगती है और देखते ही देखते वो लोग बेघर हो जाते हैं और सड़क पर भीख मांगने लगते हैं कि तभी गाड़ी में बैठी कोमल की नजर अपनी जेठानी पर पड़ती है। भाभी, आप यहाँ? आप दोनों की ऐसी हालत कैसे हो गई? कोमल, तुम लोगों के जाने के बाद इसका काम छूट गया, जिस वजह से पैसों की परेशानी बढ़ने लगी और हम लोग बेघर हो गए। हमारे पास रहने के लिए ना छत है और ना खाने को खाना। भैया, भाभी, आप लोग मेरे साथ चलिए, वो घर भी आप लोगों का ही है। आप दोनों उठिए और गाड़ी में बैठिए। कोमल का स्वभाव देखकर संजना को अपनी गलती पर पछतावा होता है, जिसके बाद संजना कोमल से माफी मांगती है। कोमल, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें हमेशा परेशान किया, तुम्हें ताने दिए, तुमसे ही घर का सारा काम करवाया और खुद बैठकर आराम करती रही। कभी तुम्हारी खुशी नहीं चाही, हमेशा तुम्हारे बारे में बुरा ही सोचा। लेकिन कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। मुझे मेरी गलती का पछतावा हो गया है, मुझे माफ कर दो। संजना की आंखों में पछतावे के आंसू देखकर कोमल को संजना पर दया आ जाती है, जिसके बाद वो संजना को माफ कर देती है। अब सारा परिवार खुशी खुशी बिना किसी मनमुटाव के एक साथ रहता है।